क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, प्लस में बैलेंस शीट भी बना के प्रेजेंट करनी है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन दे रखी है उसकी तरफ चलेंगे। कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000। आपने बिजनेस जो है स्टार्ट किया है, कितना पैसा लगा करके? 50,000 रुपए लगा करके। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर आपने 50,000 लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब हुआ कि बिजनेसमैन ने आपको ये पैसे दिए हैं और आप जो अकाउंट्स आज सीखने के लिए बैठे उसका कारण है ये है कि आपने आगे चल के बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, ना कि बिजनेसमैन के। तो हम हर चीज बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे, ना कि बिजनेसमैन के हिसाब से। तो अगर हम बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे, बिजनेस बन के सोचेंगे, तो पहली सोच क्या बनती है इस ट्रांजेक्शन को पढ़ के कि बिजनेसमैन ने हमें पैसे दे दिए। पैसे दे दिए मतलब कैश आ गया। तो एक तो कैश बढ़ गया, दूसरा क्या है, बिजनेसमैन की जो कैपिटल उसने हमें दी है वो भी तो बढ़ गई हमारे ऊपर, उसकी कैपिटल की जो लायबिलिटी है वो भी तो बढ़ गई। तो दोनों चीजों को बढ़ा देता हूं। आ जाइए, मैं एसेट साइड के हेड में एक हेड बना लेता हूं, एसेट साइड में कैश के नाम से, और उस कैश में मैंने 50,000 रुपए प्लस कर देने हैं और उतना ही अमाउंट मैंने भाई यहां पर कैपिटल में भी प्लस कर देना है और मैंने वो अमाउंट यहां प्लस कर दिया 50,000। चलिए आगे चलते हैं, इनका टोटल कर लेते हैं। चलिए अगले ट्रांजैक्शन की तरफ चलेंगे। देखें क्या लिखा है क्वेश्चन में। लिखा है पेड इनटू बैंक। हमने बैंक में पैसा डाल दिया। कितना डाल दिया? 10,000 रुपए डाल दिए। इसका मतलब हुआ कि आपने 10,000 रुपए बैंक में डाल दिए, मतलब आपके पास से कैश कम हो गया और जो बैंक में आपने पैसे डाले हैं वो बैलेंस बैंक का खाता खोलना पड़ेगा और उसमें वो पैसे जोड़ने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहां पर एक हेड नया बना लिया बैंक के नाम का और उस बैंक के नाम में 10,000 रुपए प्लस करें। ये 10,000 रुपए आपने जो बैंक में डिपॉजिट करे हैं वो आए कहां से हैं? वो आए हैं कैश में से। तो हमने कैश को जो है कम कर दिया है। ये कैपिटल की वैल्यू ऊपर से नीचे ले ली मैंने 50,000 पर। यहां तो कोई चेंज आया ही नहीं था और यहां पर चेंज क्या है? यहां पर भाई अब पहले 50,000 थे, 10,000 चले गए तो कैश 40 रह गया, 40,000 रह गया और बैंक का बैलेंस 10,000 जो है आ गया है। आइए आगे चलते हैं और अगली एंट्री देखते हैं कि भाई अगली एंट्री में क्या लिखा है। अगली एंट्री में लिखा है मेरा परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 और कुछ पैसा जो है क्रेडिट पर भी है। क्रेडिट पर कितने का सामान लिया है आपने लिया 30,000 का। तो चलिए देखें ये कैसे ट्रीट किया जाएगा। जब हम गुड्स को कैश में परचेज करते हैं तो फर्क क्या पड़ता है? कैश कम हो जाता है और स्टॉक बढ़ जाएगा। जो माल आप परचेज करके लाए वो बढ़ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास स्टॉक का जो है हेड नहीं है, तो मैंने स्टॉक का सबसे पहले हेड क्रिएट करा और उस हेड में 20,000 रुपए तो कैश वाले और 30,000 रुपए उधार वाले दोनों ही प्लस कर लिए, क्योंकि स्टॉक तो भाई कंबाइंड अमाउंट से बढ़ जाएगा। फाइनली 20,000 रुपए जो है, 20,000 का जो सामान लिया है वो आपने कैश में लिया है तो उतने से कैश कम भी होना चाहिए और 30,000 का जो सामान लिया है वो आपने उधार पर लिया है। और जिन लोगों से हम अकाउंट्स के अंदर उधार लेते हैं हम उन्हें बोलते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का हेड बनाया और उस हेड में मैंने 30,000 का एक अमाउंट प्लस कर लिया। चाहिए इनका टोटल कर लेते हैं। कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं है और क्रेडिटर की वैल्यू 30,000 हो गई बढ़कर 0 से। कैश का बैलेंस 40 था, अब 20 आपने दे दिया तो वैल्यू 20,000 रह गई। उसके बाद 10,000 रुपए बैंक में पड़े हैं हमारे पास और 50,000 रुपए का हमने यहां पर सामान ले लिया। यहां पर समझने वाली बात यह है कि 20 प्लस 10 30 और प्लस 50 80, मतलब इस साइड का बैलेंस कितना आ रहा है 80 और इस साइड का बैलेंस कितना आ रहा है 80, मतलब दोनों साइड का बैलेंस जो है वो 80,000 आ रहा है भाई। इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी सही है, हमने इसमें कोई मिस्टेक नहीं कर रखी है। टोटल दोनों साइड का बराबर आना चाहिए, तभी तो अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाएगी, दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए। आइए आगे चलते हैं और अगला पॉइंट देखेंगे। अगला लिखा है रेंट पेड। रेंट कितना दिया है भाई हमने, अगला लिखा है
सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग कितनी दे रखी है 10,000। अब 40,000 का माल है, सॉरी 40,000 माल बेच दिया है और है कितने का 30,000 का, तो माल कितने का कम हो गया, माल कम हो गया जी 30,000 रुपए का। और है कितने का, वो है 30,000 का, बेचा कितने में है 40,000 में, और वो भी कैश में बेचा है, उधार में नहीं बेचा, कैश में बेचा है। अब जब कैश में बेच दिया है तो 10,000 का जो प्रॉफिट होगा वो भी हमारा यहां कैपिटल में प्लस हो जाएगा। और फाइनली टोटल कैपिटल हो गई 60,000, क्रेडिटर की वैल्यू है 30,000, कैश 40,000 रुपए आया था तो वैल्यू हो गई 60,000, और बैंक का बैलेंस 10,000 है एज इट इज, और यहां पर स्टॉक की वैल्यू 20,000 रुपए दे रखी है। तो फाइनली इस तरीके से हमने इसको ट्रीट कर लिया। आइए आगे चलते हैं, आगे लिखा है रेंट पेड। अब इस रेंट पेड को समझते हैं कि भाई जो भी कोई आपने खर्चा दिया है वो कैसे दिया है, जो भी कोई आपने खर्चा अगर पे किया है तो वो कैसे किया जाएगा। अब अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर अगर हम कोई भी एक्सपेंस पे कर देते हैं तो वो हमारा दो चीजों को कम करता है, एक तो कैश को कम करता है, दूसरा कैपिटल को कम करता है। तो चलिए दोनों को रिकॉर्ड करके दिखाता हूं। कैश में आपने 500 रुपए का खर्चा दिया तो 500 रुपए कैश में से कम हो गए, क्योंकि खर्चे जितने भी होंगे सब बिजनेसमैन के खाते में से काटे जाएंगे, बिजनेसमैन की वैल्यू में से काटे जाएंगे। तो यहाँ ये 59,500 हो गया, यहाँ ये 30,000 हमारा है ही, और यहां पर कैश कम हो जाएंगे, कैश में 500 रुपए कम हो गए हैं, 59,500 प्लस 10,000 आपके बैंक में पड़े हैं, कोई चेंज नहीं है, और 20,000 रुपए स्टॉक में पड़े हैं, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। आइए अगली ट्रांजैक्शन को देखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन क्या लिखी है, अगली ट्रांजैक्शन लिखी है रेंट आउटस्टैंडिंग। अब ये रेंट आउटस्टैंडिंग है भाई, रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया, रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया वो रेंट जो अभी तक आपने दिया नहीं है। खर्चे दो तरीके के होते हैं, एक तो वो जो आपने दे दिए और एक वो जो आपने नहीं दिए। जो दे दिए हम उसे कहते हैं एक्सपेंस पेड, और जो नहीं दिए उसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चाहे कोई सी भी तरीके का खर्चा हो, दोनों में ही कैपिटल तो हर हाल में कम होनी होनी है। तो सबसे पहले कैपिटल को कम कर देता हूं 100 रुपीज से। अब क्योंकि खर्चा दिया नहीं है तो आपकी लायबिलिटी हो गई, और लायबिलिटी हो गई तो मैंने लिख दिया आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट का एक हेड बना लिया और उसमें मैंने 100 रुपए प्लस कर दिए। चलिए इसका टोटल कर लेते हैं। 59,500 था, 100 रुपए कैपिटल में से कम होगा, 59,400 रह गया। क्रेडिटर की वैल्यू में कोई भी कमी नहीं हुई है, ना कुछ बढ़ा है, तो वो एज इट इज वैल्यू लिख दी, और 100 रुपए मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट में लिख दिए। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहां पर तो इस साइड में तो कोई चेंज ही नहीं है, तो एज इट इज जितनी भी फिगर लिखी थी मैंने वो नीचे की तरफ कॉपी कर ली है। चलिए आगे चलते हैं, अगली लाइन पढ़ते देखें क्या लिखा है। बॉट फर्नीचर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। हमने फर्नीचर को उधार पर ले लिया। जब हमने फर्नीचर को उधार पर लिया है तो एक तो भाई फर्नीचर बढ़ गया, और एक फर्नीचर जिससे उधार पर लिया है वो वेंडर बढ़ गया, क्योंकि क्रेडिटर हम उसके लिए वर्ड यूज कर रहे होते हैं जो रूटीन में हमारे को कोई प्रोडक्ट दे रहा है, उसमें उस माल में जिसमें हम डील करते हैं। सपोज करता है मेरा जो है बिजली की दुकान है, तो मेरे जो वायर्स आ रहे हैं, मेरी जो क्या बोलते हैं पंखे हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, और अगर उस तरह का सामान ले रहा हूं तो वो मेरा क्रेडिटर कहलाएगा। और अगर मैं अपनी जान पहचान के कारण किसी से उधार पर माल ले आया हूं, फर्नीचर ले आया हूं, तो वो मेरा वेंडर, वो मेरा वेंडर कहलाएगा, ना कि क्रेडिटर। तो आइए क्रेडिटर का जो है हेड नहीं बनाएंगे, हम वेंडर के नाम से हेड बनाएंगे, क्योंकि माल उधार पर आया है। अब क्योंकि फर्नीचर आ रहा है तो एक तो फर्नीचर के नाम का एक हेड बना लेते हैं। फर्नीचर के नाम का हेड बनाया, उसमें फर्नीचर की वैल्यू 5,000 जो हमने उधार पर ली वो प्लस कर ली, प्लस लायबिलिटी में एक आदमी के पैसे देने के लिए हम लायबल हो गए, और हम उसे लिखेंगे वेंडर फॉर फर्नीचर। हम वर्ड क्या यूज करेंगे, वेंडर फॉर फर्नीचर, और इस वैल्यू को मैं यहां प्लस कर दूंगा 5,000 से। This is 59,400 plus 30,000 plus 100 plus 5,000. इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। दिस इज 59,500 प्लस बैंक का बैलेंस 10,000 प्लस
20,000, स्टॉक का बैलेंस और फर्नीचर की वैल्यू 5,000। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। देखें क्या लिखा है। पॉइंट में लिखा है बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसने घर के इस्तेमाल के लिए जो है रेफ्रिजरेटर परचेज कर लिया, फ्रिज परचेज कर लिया। अगर उसने घर के लिए रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जो है परचेज किया है तो एक तो कैश कम हो जाएगा, क्योंकि भाई बिजनेस में से पैसे निकाले हैं तो कैश कम हो गया। अब क्योंकि जब वो पैसा लेके आता है तो हम कैपिटल बढ़ा देते हैं। अगर वो कुछ भी पैसा ले गया है तो हम कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। तो फाइनली इसके दो इफेक्ट आने हैं। एक तो कैश कम हो जाएगा, तो मैंने कैश को 5,000 रुपीज से कम कर दिया, और दूसरा इफेक्ट इसका आएगा कैपिटल के ऊपर, वहां से भी मैंने 5,000 को कम कर देना है। तो वैल्यू आ गई 54,400 प्लस 30,000 जो मेरे क्रेडिटर की वैल्यू थी, प्लस में 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग रेंट था, और हमने जो फर्नीचर उधार लिया था उसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो ये सारी फिगर्स मैंने ऐसे के ऐसे यहां ट्रांसफर कर दिए। चलिए एसेट साइड की फिगर देखेंगे। यहां पर ये फिगर मैंने लेस करी क्योंकि कैश दिया है तो कैश कम हो जाएगा 54,500। यहां पर बैंक का बैलेंस उतना का उतना ही है, स्टॉक भी उतना ही है, और फर्नीचर की वैल्यू 5,000 फर्नीचर की वैल्यू। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। देखें क्या लिखा है पॉइंट में। पॉइंट नंबर 9 में लिखा है कि हमने मोटरसाइकिल परचेज कर ली, और ये मोटरसाइकिल हमने 20,000 रुपए की परचेज करी है। अब ये मोटरसाइकिल जो उसने परचेज करी है ये उसने बिजनेस के लिए करी है। अब ये बिजनेस के लिए करी है तो कैश कम हो जाएगा क्योंकि कैश चला गया, और मोटरसाइकिल के नाम का एसेट हम एसेट साइड में क्रिएट कर लेंगे और वहां पर उसको प्लस कर देंगे। मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल के हेड में मैंने 20,000 रुपए प्लस कर लेने हैं। और इतना ही अमाउंट, क्योंकि मोटरसाइकिल ली है हमने कैश में, तो कैश में से कम कर दिया, इन्हें प्लस माइनस कर दिया। दिस इज 74,500, सॉरी माइनस करना है 34,500 प्लस 10,000 हमारा जो है बैंक में पड़ा है, और स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं आया। 20,000 वहां, फर्नीचर 5,000 रुपए का, और मोटरसाइकिल 20,000 रुपए की। यहां पर तो एग्जैक्टली कोई चेंज है ही नहीं, तो सारी की सारी फिगर्स को जस्ट नीचे कॉपी कर देता हूं। प्लस 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000। चलिए इसकी एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट छोटी सी ही बनाऊंगा भाई, ज्यादा स्पेस नहीं है मेरे पास बोर्ड पर। बैलेंस शीट वो शीट होती है जो दोनों साइड से बराबर होती है। इसका ये वाला साइड एसेट कहलाता है और ये वाली साइड इसकी लायबिलिटी कहलाती है। तो देखें एसेट साइड में हमने कौन कौन सा हेड बनाया था। पहला हेड कैश था, दूसरा हेड हमारा बैंक है, तीसरा हमारा स्टॉक है, फिर फर्नीचर है, और एट द लास्ट में हमने एक मोटरसाइकिल ली थी। उन सब की वैल्यूज जो वो लास्ट में वैल्यूज आ रही थी, सारी की सारी वैल्यूज वही वाली लिखूंगा। कैश एट द एंड में 34,500, बैंक की वैल्यू 10,000, स्टॉक हमारे पास 20,000 का था, फर्नीचर 5,000 रुपए, और मोटरसाइकिल 20,000 रुपए की। चलिए इनका टोटल लगा लेता हूं भाई। और इस तरफ जो है लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस था। कैपिटल का बैलेंस है 54,400। उसके बाद क्रेडिटर्स की वैल्यू दे रखी है। क्रेडिटर की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है? क्रेडिटर की वैल्यू 30,000 रुपए दे रखी है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है 100। उसके बाद वेंडर फॉर फर्नीचर, जो फर्नीचर हमने उधार में लिया था, उसकी वैल्यू 5,000 है। तो चलिए इनका टोटल कर लेते हैं। 84 और 5 89,500 89,500। 89,500
ये दोनों साइड से बैलेंस जो है बराबर आ रहा है, तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो फाइनली क्वेश्चन जो है हमने इसी तरीके से बना करके शो करना है। हमने इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, सारी की सारी जितनी भी इनकी ये लास्ट वाली वैल्यूज आई हैं, ये सारी की सारी मैंने यहां पर इस बैलेंस शीट में जो है प्रेजेंट कर दी है। ठीक है जी। तो फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से आप भी करके दिखाइएगा। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, और अगर अभी तक आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस टॉपिक के लेक्चर्स वीडियोस को नहीं देखा है, या इस टॉपिक के ऊपर जो नोट्स मैंने बना रखे हैं वो नहीं लिए हैं, या वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लिए हैं जिनको करने के बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं आएगी, तो आप उन्हें जरूर लीजिए।